वेलकम दोस्तों, स्टडी चाइम्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग विटामिन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, कौन सा विटामिन शरीर में हार्मोन की भांति कार्य करता है? तो इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन डी। तो नॉर्मली जो विटामिन होते हैं ये हमें खाने से मिलते हैं और जो बॉडी है इसका जो मेटाबॉलिक फंक्शन है इसमें हेल्प करते हैं। लेकिन हमारा जो विटामिन डी है ये क्या है, ये थोड़ा सा अलग है क्योंकि ये स्किन के अंदर में जो सनलाइट है ना, इसकी हेल्प से विटामिन डी बनता है। ठीक है, क्योंकि ये हमारी जो स्किन होती है ना उसके अंदर में जो सूर्य की रोशनी होती है यानी कि जो सनलाइट है, ठीक है, जो हमारी यूवी जो रेज होती है ना उसकी हेल्प से विटामिन डी बनता है। ठीक है, ये लीवर और किडनी में एक्टिवेट होकर कैल्सी ट्रायोल बन जाता है और ये जो कैल्सी ट्रायोल है ये एक हार्मोन की तरह काम करता है। क्यों करता है? क्योंकि ये जो है ब्लड के थ्रू ट्रेवल करता है। ठीक है, और जो हमारे टारगेटेड जो ऑर्गन्स होते हैं ना, जैसे कि हमारी जो इंटेस्टाइन होती है, हमारी हड्डी या फिर जो किडनी है, इन पर एक्ट करता है। ठीक है, हमारा जो कैल्शियम और जो फॉस्फोरस है, ठीक है, लिख देता हूँ आपके लिए, कैल्शियम और जो फॉस्फोरस है, ठीक है, तो इनका जो है एक बैलेंस मेंटेन करता है ये। ठीक है, और हमारी जो हड्डियां हैं उनको मजबूत बनाता है। इसलिए विटामिन डी को हार्मोन लाइक विटामिन या फिर प्रो हार्मोन भी कहा जाता है। नवजात शिशु को जन्म के तुरंत बाद विटामिन के क्यों दिया जाता है? तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि रक्तस्राव को रोकने के लिए। तो जो नवजात शिशु होते हैं यानी कि जो न्यू बोर्न बेबीज होते हैं उनके अंदर में जन्म के समय जो है विटामिन के की जो मात्रा है वो बहुत कम होती है। ये विटामिन जो होता है ये जो रक्त का थक्का जमने यानी कि जो ब्लड की जो क्लॉटिंग है उसके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है। ठीक है, अगर जन्म के तुरंत बाद विटामिन के का जो इंजेक्शन है वो अगर हम देते हैं शिशुओं को तो उनमें जो खतरनाक खून का जो फ्लो है इससे क्या होगा, जो भी सीवियर ब्लीडिंग होगी ना उससे उसे बचाया जा सकता है। तो आप इसे एक ऐसे ट्रिक से भी आ सकते हैं कि के मतलब कोगुलेशन या फिर के मतलब क्लोटिंग। ठीक है, यदि किसी व्यक्ति को लंबे समय तक एंटीबायोटिक दवाएं दी जाए तो सबसे पहले किस विटामिन की कमी होने की संभावना बढ़ सकती है? तो इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, विटामिन के की। तो हमारे जो इंटेस्टाइन है ना, स्पेशली जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन होती है, ठीक है, यानी कि हमारी जो बड़ी आंत है, ठीक है, इसके अंदर में जो है गट के जो है बैक्टीरिया होते हैं हमारे, ठीक है, जो कि विटामिन के बनने में मदद करते हैं। जब किसी व्यक्ति को लंबे समय तक जो एंटीबायोटिक्स है वो दी जाए तो एंटीबायोटिक्स क्या करती हैं, ये जितने भी हमारे हार्मफुल जो बैक्टीरिया होते हैं ना उनके साथ साथ जो हमारे अच्छे बैक्टीरिया होते हैं यानी कि जो गुड बैक्टीरिया होते हैं उनको भी मार देती है। ठीक है, इससे जो विटामिन जो के है उसका जो नेचुरल प्रोडक्शन हो रहा था ना अब वो रुक जाता है। ठीक है, इससे क्या होगा, विटामिन के की हमारी डेफिशिएंसी हो जाएगी और जो ब्लीडिंग है उसका जो खतरा है वो बढ़ जाएगा, यानी कि हमारा जो रक्तस्राव है उसका जो रिस्क है वो बढ़ जाता है। कुछ एंटीबायोटिक क्या करते हैं, ये हमारी जो आंतें होती है ना यानी जो इंटेस्टाइन होती हैं उनकी जो लेयर्स होती है ना उनके ऊपर में प्रभाव डालते हैं, जिससे जो भोजन से जो विटामिन के है उसको सोखने की जो शक्ति है शरीर की वो कम हो जाती है। बीटा कैरोटीन किस विटामिन का अग्रद्रव्य है यानी कि प्रो विटामिन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, विटामिन ए का। तो प्रोविटामिन का मतलब होता है ऐसा पदार्थ जो शरीर के अंदर जाकर हमारी जो पाचन प्रक्रिया के दौरान किसी विटामिन में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, इसे हम लोग प्रोविटामिन कहते हैं। तो हमारा जो बीटा कैरोटीन, ठीक है, ये ऑरेंज रेड कलर का होता है, ये एक प्लांट का पिगमेंट है, ठीक है, जो बॉडी में कन्वर्ट होकर विटामिन ए यानी कि जो रेटिनॉल है, ठीक है, वो बन जाता है। ठीक है, क्या बन जाता है? विटामिन ए यानी कि रेटिनॉल में गाजर से, आम से, जो हमारा कद्दू होता है ना पंपकिन, उससे, पालक से, इसके अलावा जो शकलकंदी होती है ना स्वीट पोटैटो, उससे मिलता है। ठीक है, विटामिन ए जो होता है ये हमें जो आंखों की रोशनी जो होती है ना उसको स्वस्थ करने में मदद करता है। यदि किसी व्यक्ति के शरीर में वसा का अवशोषण कम हो रहा है तो सबसे पहले किस प्रकार के विटामिनों की कमी होने की संभावना होगी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, विटामिन ए, डी, ई और के। तो विटामिन जो है ये हमारे दो कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। पहला हमारा होता है फैट सोल्यूबल विटामिन, जो कि हमारे विटामिन ए, डी, ई और के होते हैं, और दूसरे हमारे होते हैं वाटर सोल्यूबल विटामिन, जो कि हमारे बी और सी जो होते हैं। ठीक है, तो विटामिन ए, डी, ई और के ये चारों विटामिन जो है ये हमारे फैट यानी कि वसा के अंदर में सोल्यूबल यानी कि घुलनशील होते हैं। इन्हें जो है शरीर द्वारा अवशोषित करने के लिए भोजन के अंदर में फैट की जो उपस्थिति है वो होनी अनिवार्य है। ठीक है, अगर मान लो कोई भी व्यक्ति है उसका शरीर फैट को जो है वो एब्जॉर्ब ठीक से नहीं कर पा रहा तो क्या होगा,
ये जो चारों विटामिन है ना, ये शरीर में एब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इन्हीं की कमी होगी। कौन सा विटामिन शरीर में सह एंजाइम यानी कि को एंजाइम के रूप में सर्वाधिक कार्य करता है? तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर बी, विटामिन बी समूह। को एंजाइम यानी कि सह एंजाइम समझने से पहले मैं आपको जो एंजाइम है वो बता देता हूँ। तो हमारे शरीर में भोजन को पचाने और एनर्जी बनाने और जितने भी जो दूसरी जो रासायनिक क्रियाएं होती है ना, इनको तेजी से पूरा करने के लिए कुछ विशेष प्रकार की जो प्रोटीन है उनकी रिक्वायरमेंट होती है, इनको हम लोग एंजाइम बोलते हैं। तो कोएंजाइम क्या होता है? क्या ही जो हमारे एंजाइम है ना, ये अकेले काम नहीं कर पाते, ठीक है। उन्हें काम शुरू करने के लिए एक असिस्टेंट या फिर जो अपना कोई मददगार की जो जरूरत होती है, ठीक है। इसी मददगार अणु को हम लोग सह एंजाइम यानी कि को एंजाइम कहते हैं। तो विटामिन बी समूह के जो अधिकांश जल घुलनशील विटामिन है ना, जैसे कि विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 और B12, ठीक है। ये सीधे तौर पर जो है सह एंजाइम यानी कि पूर्वगामी यानी कि प्रीकर्सर के रूप में काम करते हैं। विटामिन बी जो है हमारा, इसे हम लोग थायमाइन बोलते हैं। ये जो है थायमाइन फॉस्फेट नाम का जो सह एंजाइम है वो बनाता है, ठीक है। और विटामिन B5 जो है ये जो है एक को एंजाइम ए यानी कि हमारा CoA, ठीक है, इसका निर्माण करता है, क्योंकि शरीर के अंदर में जो हमारी कोशिकीय ऊर्जा है ना, उसका उत्पादन और जो मेटाबॉलिज्म है उसके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। तो विटामिन बी को हम लोग बोलते हैं थाइमाइन, और B2 को हम बोलते हैं राइबोफ्लेविन, B3 हमारा होता है नियासिन, B5 हमारा होता है पेंटोथेनिक एसिड, और B6 हमारा होता है पायरिडॉक्साइन, और B7 हमारा होता है बायोटीन, B9 हमारा होता है फॉलिक एसिड, और B12 हमारा होता है कोबालामाइन, ठीक है। यदि किसी व्यक्ति को पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम मिल रहा हो फिर भी उसकी हड्डियां कमजोर हों तो सबसे संभावित कारण क्या हो सकता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, विटामिन डी की कमी होना। तो विटामिन डी जो होता है ना हमारा, ये जो इंटेस्टाइन से जो कैल्शियम है इसका जो अवशोषण यानी कि जो एब्जॉर्प्शन है उसमें हेल्प करता है, ठीक है। अगर विटामिन डी की कमी हो तो कैल्शियम जो है वो फूड में प्रेजेंट होगा, लेकिन जो बॉडी है उसे प्रॉपरली एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी, ठीक है। इससे क्या होगा, जो हमारी हड्डियां हैं वो कमज़ोर रह जाती हैं। इसलिए सिर्फ कैल्शियम का होना ही जो है काफ़ी नहीं है, विटामिन डी जो है ये बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ये विटामिन डी क्या करता है, ये हमारा कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन करने में हेल्प करता है। किस विटामिन की अधिक मात्रा शरीर में विषता उत्पन्न कर सकती है? तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन ए। जब हम फैट सॉल्युबल विटामिन जैसे कि विटामिन ए, डी, ई और जो के है इनका अधिक मात्रा में सेवन करते हैं तो ये क्या होते हैं, ये शरीर से जो है बाहर नहीं निकल पाते, ठीक है। और हमारा जो लीवर और जो फैट जो टिश्यू है उसमें जमा होने लगते हैं, ठीक है। इनकी ज़्यादा अधिकता होने से क्या होता है, हाइपर विटामिनोसिस ए हो जाता है, यानी कि विटामिन की विषाक्तता हो जाती है, जिससे लीवर को जो है हमारा काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। इसके अलावा हमारा जो सिर दर्द और हड्डियों की जो कमजोरी जैसी समस्या है वो उत्पन्न हो सकती है। गर्भवती महिलाओं को फॉलिक अम्ल देने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, तंत्रिका नलिका दोष की रोकथाम करना। तो फॉलिक एसिड यानी कि विटामिन B9 जो है, ये जो भी भ्रूण होता है ना, यानी जो फीटस होता है उसके DNA के सिंथेसिस, उसकी सेल का डिवीजन और जो नर्वस सिस्टम है उसका डेवलपमेंट करने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, ठीक है। तो जो गर्भावस्था होती है इसके जो शुरुआत के जो 4 हफ्ते होते हैं ना, इनमें जो जो बच्चा होता है उसकी तंत्रिका नलिका यानी कि न्यूट्रल जो ट्यूब है वो जो है बनती है, जो कि बाद में ब्रेन और जो स्पाइनल कॉर्ड है उसके अंदर में डेवलप हो जाती है, ठीक है। अगर इस समय पर जो हमारा फॉलिक एसिड है इसकी कमी हो जाएगी तो जो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है वो बढ़ने का रिस्क हो सकता है। विटामिन B12 की कमी का खतरा सबसे अधिक किस वर्ग में पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर सी, लंबे समय से पूर्ण शाकाहार व्यक्ति के अंदर। तो विटामिन B12 यानी कि जो कोल्बामाइन है, ठीक है, इसका जो मेन सोर्स है ना वो हमारा एनिमल बेस्ड जो फूड होते हैं वो होता है, ठीक है। जैसे कि हमारा जो मिल्क होता है या फिर जो हमारे अंडे, मीट और जो फिश है, ठीक है। जितने प्लांट बेस्ड फूड होते हैं उनके अंदर में विटामिन B12 की जो है नेचुरल जो क्वांटिटी है वो बहुत कम मात्रा में होती है, ठीक है। इसलिए जो लोग बहुत लंबे समय तक वेजिटेरियन डाइट को फॉलो करते हैं उनमें जो विटामिन B12 है उसकी जो कमी है उसका जो खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसकी कमी से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया या फिर जो वीकनेस और जो मेमोरी की जो प्रॉब्लम है वो हो सकती है। विटामिन डी के निर्माण के लिए सूर्य की कौन सी किरणें
सबसे अधिक आवश्यक होती हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यूवी बी। सूर्य की जो अल्ट्रावायलेट बी रेज जो होती है ना, जब ये हमारी स्किन के ऊपर पड़ती हैं तो ये स्किन के अंदर मौजूद 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल जो होता है ना, इसके साथ में मिलकर रिएक्शन करती हैं और जो विटामिन D3 है इसका जो है निर्माण करती है। ठीक है, ये जो प्रोसेस है ये शरीर में हड्डी को मजबूत बनाने और जो हमारा इम्यून सिस्टम है उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। ठीक है, कौन सा विटामिन शरीर में सबसे अधिक मात्रा में लीवर में संग्रहित रहता है? तो इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन ए। तो विटामिन ए जो है ये हमारा एक फैट सोल्यूबल विटामिन है। ये जो है मेनली हमारा जो लीवर है ना इसके अंदर में स्टोर रहता है। इसका जो मेन फंक्शन है वो हमारा जो विजन है, ठीक है, उसको स्ट्रांग बनाना, हमारी जो इम्यूनिटी है ये इसको सपोर्ट करता है, हमारी जो स्किन और जो एपिथेलियल टिश्यू है उनकी हेल्थ को इम्प्रूव करता है। विटामिन ई को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर बी, एंटी स्टेरिलिटी विटामिन, जिसे हम लोग टोकोफेरोल के नाम से भी जानते हैं। ये हमारा एक एंटी स्टेराइल विटामिन होता है। ठीक है, क्योंकि इसका जो सबसे पहला जो पहचाना गया रोल है वो हमारी जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है ना उससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसकी कमी से जो एनिमल्स के अंदर में इनफर्टिलिटी जैसी जो समस्याएं हैं वो देखी गई हैं, इसलिए इसका नाम एंटी स्टेरिलिटी विटामिन पड़ा है। इसके अलावा ये हमारी जो सेल्स के अंदर में जो फ्री रेडिकल्स होते हैं ना उनसे प्रोटेक्ट करता है और जो हमारी आरबीसी है उसकी मेम्ब्रेन को डैमेज होने से बचाता है। ठीक है, इसके अलावा ये कहाँ से मिलता है हमें? ये हमें जो वेजिटेबल ऑयल्स जो होते हैं ना हमारे, जो सनफ्लावर ऑयल या फिर जो व्हीट जर्म ऑयल है वहाँ से मिलते हैं। हमारे एलमंड और जो सीड्स और जो स्पिनच है ये वहाँ से मिलता है। ठीक है, कौन सा विटामिन वसा यानी कि फैट में घुलनशील नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, विटामिन सी। तो विटामिन सी जो है हमारा ये वाटर सोल्यूबल विटामिन है। ठीक है, ये हमारा जो पानी में आसानी से घुल जाता है और शरीर में जमा नहीं होता ये। ठीक है, अगर इसकी एक्सेस क्वांटिटी हो जाती है तो ये यूरिन के फॉर्म में जो है बाहर निकल जाता है शरीर से। ठीक है, इसलिए इसे आहार के माध्यम से हमें नियमित रूप से लेना आवश्यक होता है। विटामिन B9 को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, फॉलिक एसिड। ये बेसिकली हमारा जो डीएनए की सिंथेसिस, सेल का डिवीजन और जो हमारी आरबीसी होती है ना, रेड ब्लड सेल्स, उनको बनाने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये हमें किससे मिल सकता है? ये हमें जो हरी पत्तीदार सब्जियां होती है उनसे मिलता है, जो हमारे खट्टे फल है उनसे मिलता है, इसके अलावा हमारा जो जितनी भी हमारी दालें होती हैं उनसे मिलता है। ठीक है, इनमें से हमें कौन सा सही मैच है वो बताना है। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है हमारा रेटिनॉल विटामिन ए, तो ये हमारा बिल्कुल ठीक है, क्योंकि रेटिनॉल जो है ये विटामिन ए का जो है केमिकल नेम है। विटामिन ए का जो फंक्शन है हमारा वो जो विजन, इम्यूनिटी और जो स्किन है ये उसको हेल्दी रखता है। ठीक, इसकी डेफिशिएंसी से हमारी कौन सी बीमारी होती है? नाइट ब्लाइंडनेस होती है। फिर हमारा टोकोफेरोल जो है विटामिन ई का नाम है, ये भी हमारा बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन सी हमारा एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन डी, ये हमारा गलत है, क्योंकि जो एस्कॉर्बिक एसिड है ये हमारा विटामिन डी नहीं बल्कि विटामिन सी जो होता है ना ये उसका रासायनिक नाम होता है। ठीक है, विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है हमारा वो हमारा होता है कैल्सीफेरॉल। ठीक है, क्या होता है? कैल्सीफेरॉल। तो आपको याद रखना, ये विटामिन डी का केमिकल नेम है। विटामिन सी का केमिकल नेम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड है। ठीक है, तो इसमें यही हमारा गलत है, तो ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है लेकिन मुख्य रूप से एंटीऑक्सीडेंट का कार्य करता है? तो इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन ई। विटामिन ई जो है ये हमारा एक वसा में घुलनशील विटामिन है। इसका जो मेन जो प्राइमरी जो कार्य है वो क्या है? एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है। ठीक है, ये हमारे शरीर की जितनी भी सेल्स और जो हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है उनको जो फ्री रेडिकल्स होते हैं ना, यानी कि जो मुक्त कण होते हैं, और उनसे जो है होने वाला जो भी नुकसान होता है उससे बचाने की कोशिश करता है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन कोबाल्ट धातु युक्त होता है? तो इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन B12। तो विटामिन B12 जो है ये एक वाटर सोल्युबल विटामिन है और ये जो है एकमात्र ऐसा विटामिन है जिसके अंदर में कोबाल्ट होता है, इसलिए इसे जो केमिकल नेम है वो कोबाल्मिन दिया गया है। विटामिन सी का सबसे प्रमुख जैविक कार्य क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, कोलेजन का निर्माण करना। तो विटामिन सी, जिसे हम लोग एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जानते हैं, इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल फंक्शन है ये कोलेजन का निर्माण करता है। तो कोलेजन हमारी बॉडी का एक स्ट्रक्चरल प्रोटीन है जो कि स्किन, बोन्स, गम, ब्लड वेसल और जो कार्ट्रेज और जो टेंडन होते हैं इनको मजबूत बनाता है। ठीक है, विटामिन सी के बिना
कोलेजन जो है ये सही तरीके से बन नहीं पाएगा, इसलिए जो हमारे घाव हैं वो धीरे धीरे भरेंगे, ठीक है। और हमारे जो गम्स है ना, इनसे ब्लीडिंग होती रहती है, ठीक है। तो आज हमने विटामिन के ऊपर काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे। मैं आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन काफ़ी आपको हेल्पफुल लगे होंगे और आपको काफ़ी पसंद आए होंगे। धन्यवाद।